सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएफएस। कैसे हो दोस्तों? आप सभी लोगों ने बहुत सारे रिजल्ट देख लिए हैं, किस तरीके से रैंक लाई जा सकती है इसका तरीका देख लिया है, बहुत सारे रोड मैप आपने देख लिए हैं। तो आखिरकार किस तरीके से आपको एग्जाम क्वालिफाई करना है, अब ये आपको खुद को सोचना है। आज भी मैं आपके लिए एक और एक एक्सपीरियंस को लेकर आया हूँ। जानते हैं इन्हीं की कहानी, इन्हीं की जुबानी। मिलते हैं अशोक जी से। वेलकम अशोक जी। थैंक यू सर। अशोक जी, मोस्ट सबसे वेलकम टू यू फर्स्टली तो ऑल्सो मैं सर। आपके बारे में कुछ जानना चाहूंगा और हमारे दर्शक भी जानना चाहेंगे कि आखिरकार आपने कब से स्टार्ट किया है और अभी आप कहाँ कैसे वर्किंग हो। सर ये एक्चुअली बहुत लास्ट स्टोरी है और एक एक्सपीरियंस के लिए थोड़ा सा बहुत ज़्यादा जो है इंस्पायरिंग होगा, मे भी हो सकता है। एक्चुअली मैंने प्रिपरेशन सर 2007 में मेरा एमएससी केमिस्ट्री कंप्लीट हुआ था। सबसे पहले बीएससी के बाद मैंने एमएससी किया सर डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी फैजाबाद से सर। और उस एमएससी केमिस्ट्री के सब्जेक्ट्स में सर मेरा जो है 55% मार्क्स नहीं पाए। मैं जनरल कैटेगरीज बिलोंग करता हूँ। तो आफ्टर दैट जेनू बायोटेक्नोलॉजी का प्रोग्राम होता है, उसके थ्रू सर मुझे नैनीताल आप्ट हुआ सर, जहाँ से मैंने एमएससी बायोटेक्नोलॉजी कंप्लीट किया सर। और 2008 के जून में फर्स्ट टाइम सीएसआईआर नेट का फॉर्म आया सर। उस समय प्री और मेन होता था, रिटन टाइप का होता था। वहाँ से मेरी स्टोरी शुरू हुई सर। और सफ़र वहाँ से स्टार्ट हुआ सर 2008 से। और वो सफ़र कंटिन्यू बना रहा है। इस बीच में दो तीन बार या मे बी 4-5 टाइम्स ऐसा आया कि मेरा 2.25 मार्क्स, 0.1 मार्क्स ऐसे ऐसे थे। या एक दो बार तो मैंने कट ऑफ से ज़्यादा मार्क्स लाया लास्ट ईयर से, लेकिन उस ईयर कट ऑफ ही थोड़ा ज़्यादा चला गया। तो मैं लेकिन कंटिन्यू ये फॉर्म भरता रहता था सर। और मैं एक ये जिद थी कि नेट तो करना ही है किसी तरीके से। और लास्ट 5 ईयर से जब आईएफएस चैनल के विषय में मुझे ये सूचना मिली कि हाँ ये एक ऐसा चैनल है जहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे टीचर हैं, जो वर्किंग स्टाइल बहुत अच्छी है सर। मैं आई एम ऑल्सो फ्रॉम द सर। इन बिटवीन सर मेरा डीबीटी जीआरएफ हुआ था 2009 में, जब मैंने एमएससी बायोटेक्नोलॉजी कंप्लीट किया। तो डीबीटी जीआरएफ के बाद आफ्टर दैट मैंने एसजीपीजीआई लखनऊ से सर पीएचडी कंप्लीट किया। पीएचडी मुझे आप हुई सर 2016 में, मैंने पीएचडी कंप्लीट कर लिया सर। 2016 के बाद 2018 में मैंने पीडीएफ भी वहीं से कंप्लीट किया सर, जेनेटिक डिपार्टमेंट से। मेरी गाइड का मेंटर का नेम था डॉक्टर सरिता अग्रवाल सर। नाउ एट दैट टाइम शी आल्सो रिटायर्ड। बट अभी भी सीएसआईआर कंटिन्यू चल रहा था सर, लेकिन कहीं भी सक्सेसफुल मैं नहीं हो पा रहा था। इन बिटवीन मेरा सर झारखंड में मैं ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, मेरा एग्जाम भी क्वालिफाई हो गया। मैंने उसको 2019 में 50th जून को ज्वाइन कर लिया सर, और मेरा कंटिन्यू जॉब चलता रहा। और उस जॉब में सर जो मेरा सब्जेक्ट था बायोलॉजी और केमिस्ट्री था सर जो है। तो मैं बायोलॉजी केमिस्ट्री अपने बच्चों को वहाँ पे स्टडी कराता था सर। लेकिन वो 10th लेवल का एक्चुअली था और ये प्रिपरेशन थोड़ा हाई लेवल मांगती थी। तो मैं कंटिन्यू सर थोड़ा थोड़ा ये सारी चीज़ें करता था। स्पेशली ये आईएफएस का जो एग्जाम मैपिंग सीरीज चलती है सर, दैट इज एक्चुअली मेरे पास वर्ड्स नहीं है कि कितनी अच्छी होती है ये। और मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि सर ये मैं मतलब सक्सेसफुल हो गया तो इस वजह से ये मैपिंग सीरीज बहुत अच्छी है। उसमें केसी सर जो है, जो ऑलरेडी बहुत रिनाउंड जो है लेक्चरर हैं, और बहुत ज़्यादा डेप्थ ऑफ नॉलेज उनका बहुत ज़्यादा है सर। साथ में जो है उनके साथ में विशाल सर और कई और सर हैं स्पेशली, और दिनेश सर जो सेक्शन ए को पढ़ाते हैं सर। रियली डेप्थ ऑफ नॉलेज, मतलब सारे टीचर में कंपेयर नहीं कर सकते हु इज बेस्ट हु इज नॉट बेस्ट सर। तो ये कंटिन्यू नॉलेज ऐसे चलता रहा सर। और मैं लास्ट 5 ईयर से आईएफएस के प्लेटफॉर्म से जुड़ा रहा है। इस बार मैंने सोचा कि चलिए एग्जाम मैपिंग की सीरीज का जो बुक्स लॉन्च हुई थी, मैंने सोचा चलो उसको मंगा लेते हैं। बट सर हमेशा ऐसा रहा कि कुछ कुछ ड्रीम्स भी साथ में आते रहे, और एक के साथ एक प्रिपरेशन भी एक्स्ट्रा लगती रही। कभी पीसीएस के एग्जाम भी चलते रहे, कभी असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम चलते रहे। और आप लोगों गॉड ब्लेसिंग से सर मेरा एमपीपीएससी में 2022 के बैच में मेरा सिलेक्शन भी हुआ है, और उसका इंटरव्यू आई एम पेंडिंग एंजियोलॉजी मे बी नेक्स्ट मंथ होगा सर। और उस प्लेटफॉर्म से आईएफएस के प्लेटफॉर्म से जब मैं कंटिन्यू पढ़ता रहा, तो इस बार भी मतलब ये कंटिन्यू एफर्ट रहा। कभी सेक्शन ए तैयार होता था, कभी बी, कभी सी। मैं किसी सर का लेक्चर सुनता था और ये वही बोलते थे कि एटलीस्ट थोड़ा टाइम आपको पे करना पड़ेगा अपने ऊपर। तो मैं 2-3 दिन तो मतलब उसको कर पाता था, लेकिन नेक्स्ट डे से वर्किंग के साथ कभी कभी ऐसा आ जाता था सर, मैं 4-5 दिन लेक्चर ही नहीं देख पाता था। तो मैं क्या करता था, उस सारी वीडियो को कोशिश ये करता था कि डाउनलोड करके रखता था। सफर में रहता था या कहीं भी रहता था तो मैं कोशिश करता था कि उस वीडियो को देखूं सर। इस ईयर और एवरी ईयर मैं जाता था एग्जाम में सर, तो कुछ कुछ ऐसा रहता था कि जैसे
थोड़ा सा सिवरिंग, थोड़ा सा टेंशन हमेशा मेंटेन रहती थी, क्योंकि कंटिन्यूअस प्रेशर बढ़ रहा था सर। क्योंकि अप्रोक्सीमेट मैंने सर 30 टाइम्स इस फॉर्म को फिलअप किया, और मैंने अप्रोक्सीमेट सर 24 to 25 टाइम ये एग्जाम दिया सर। और ये दिस इज माई 25th अटेम्प्ट एक्चुअली सर। और 24th या 25th अटेम्प्ट रहा होगा जिसमें मुझे सारी ये सारी चीजें हुआ। इवन ये ऐसे टाइम ऐसे पास हो रहा था कि मैं, मेरा 28 ईयर एज भी पास हो गया, मैं जीआरएफ नहीं क्वालिफाई कर गया है, लेकिन मैंने सोचा चलो कुछ करना है, क्योंकि सर मैं जॉब में आ चुका था, और मेरे एपीआई स्कोरिंग में जहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर होता है सर, तो वहाँ पे मेरी मार्किंग कम हो जा रही थी, मेरी 83% ही टोटल बन रहे थे। अब जब इस ईयर मैंने इसको क्वालिफाई किया तो मुझे ये लगा सर चलिए +5 मार्क्स एक्स्ट्रा कम से कम ऐड हो जाएंगे, और कहीं जगह जहाँ मैं शॉर्ट लिस्ट नहीं होता था सर, तो मुझे शॉर्ट लिस्ट होने का चांस। इस टीम ने बहुत ही अच्छा एफर्ट किया, और मतलब मैं ये मानता हूँ कि अगर आपको थोड़ा सा बेसिक नॉलेज है और वो लास्ट 1-2 मंथ्स अगर आईएफएस प्लेटफॉर्म से आप प्रिपरेशन करते हैं तो डेट से सिलेक्शन होगा सर। इस ईयर मैं जब एग्जाम दे रहा था तो मेरे पास एक ही चीज मैं देख रहा था लोगों को, लेकिन मैंने अपने से वादा किया इस बार डरना नहीं है। और वो मेरे मैं जिधर से जाता था तो एक मंदिर भी था सर, तो मैं उधर की तरफ थोड़ा प्रणाम किया भगवान को। तो मुझे लगा कि कोई गॉड मेरे साथ आ चुके हैं, और मैं एग्जाम सेंटर में बैठा, मुझे पूरे पेपर में कहीं डर नहीं लग रहा था सर। पहली बार ऐसा हुआ था कि मेरे पूरे पेपर में डर नहीं लग रहा था। और लास्ट टाइम जो स्ट्रेटेजी होती है, स्पेशली केसी सर या प्रांशु सर या विशाल सर या और सर के द्वारा, तो वो स्ट्रेटेजी बहुत काम आई सर। उन्होंने ये बोला था कि पेपर को देख के आपको केवल टोटल क्वेश्चन नहीं करना है। हेलो सर। तो उन्होंने बोला था टोटल क्वेश्चन नहीं करना, क्वेश्चन इतने अटेम्प्ट करना है कि ज्यादातर चीजें सही हो जाएं। तो मुझे लगा कि इस बार ऐसा होगा। और जब आईएफएस प्लेटफॉर्म ने ये बताया कि इस बार भी कट ऑफ 106 चला जाएगा अप्रोक्सीमेट, किसी सर का जो प्रिडिक्शन था कि 100 मतलब 16 मार्क्स सर मतलब जीआरएफ का होगा, और 106 मार्क्स यानी 53% मार्क्स होगा एलएस का। तो मेरे दो क्वेश्चन सर सेक्शन सी में, मतलब अभी भी मुझे नहीं डाउट क्लियर नहीं हो रहा कि वो फाइनल आंसर्स में उन्होंने उसको ऑब्जेक्शन को माना क्यों नहीं जो है। और जबकि और भी जो है मतलब चैनल से मैंने उसको सर्च भी किया, तो मैं आई एम राइट, मतलब मेरा आंसर नहीं सही था। मतलब वो क्वेश्चन के जो आंसर होना चाहिए तो दूसरा में भी, अब उन्होंने क्यों उस आंसर को ऑब्जेक्शन में नहीं लिए, तो मेरे 101.5 मार्क्स ही थे। और बट कुछ और चैनल्स वो लोग दिखा रहे थे कि 100 के नीचे कट ऑफ जा सकता है। तो मैंने, मुझे ये लग रहा था कि शायद अब ये अटेम्प्ट भी ऐसे ही रहेगा, और मुझे लग रहा था कि शायद अब लाइफ में ऐसा ही रहेगा कि 4 मार्क्स 5 मार्क्स 4 मार्क्स 5 मार्क्स 2 क्वेश्चन 1 क्वेश्चन, ये क्या कंटिन्यू बना भरेंगे। तो मैं ये डिटरमाइंड था कि मुझे अपनी लाइफ में या तो सीएसआईआर का एंडिंग हो जाएगा, या तो वो मुझे सेलेक्ट करेगा। तो मैंने एक ही डिटर्मिनेशन से किया था कि मुझे ये करना है। और जितना भी टाइम मिलता था तो मैं श्री मद भगवत गीता की एक ही श्लोक मेरे दिमाग में रहता था कि उसमें कहा गया है कर्मणे वादिका रस्ते माँ फलेशु कदाचन माँ कर्म फल हेतु भूमा ते संगोष्ठी कर्म। इसका सेंस हुआ सर, आप लोगों को मालूम भी होगा, इसका सेंस हुआ कि कर्म करते रहिए, फल की इच्छा न करिए। जब आप कर्म करेंगे तभी फल मिलेगा। और केसी सर का इसी में एक लाइन और याद आती है कि उन्होंने बहुत अच्छा बोला था कि क्या सोचे कि जिंदगी में क्या होगा, क्या सोचे कि जिंदगी में क्या होगा, कुछ नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा तो कुछ, मतलब ऐसा तजुर्बा उनका था होगा। कि कुछ एक्सपीरियंस होगा। तजुर्बा ऐसा होगा। उन्होंने मैं भी ये फ्रांसिस सर का स्टेटमेंट था या किसी सर का, इन्हीं दोनों में से किसी एक सर का था सर। तो ये सब मोटिवेशन मतलब मुझे पूरे टाइम याद आता रहा। और सर आईएफएस प्लेटफॉर्म से पढ़ने से एक चीज ये होता है सर, जब वहाँ क्वेश्चन पेपर आप कर रहे हैं तो क्वेश्चन पेपर में हो सकता है सेम क्वेश्चन या उसी जैसा ना आए, लेकिन कॉन्सेप्ट सर उसी जैसे आते हैं। और ये बात सर की सही थी कि जब आप वहाँ एग्जाम सेंटर में बैठोगे तो, क्योंकि मैं, मुझे सर शायद ही आपको कोई एक्सपीरियंस मिलेगा जो 30 टाइम्स फॉर्म को फिलअप किया होगा और 25 टाइम्स एग्जाम दिया होगा, और उसका ये 5th टाइम्स में फर्स्ट अटेम्प्ट होगा कि उसने निकाला होगा। मैं स्वयं से भी बोलता हूँ कि बहुत देर हो गई, लेकिन अल्टीमेटली मुझे जो पाना था वो सर बहुत देर तो हो गई, मतलब लेकिन मुझे वो मिला सर। जो है मुझे ये लगता है कि हाँ चलो कुछ तो पॉजिटिव हुआ। तो ये मैं ये कहना था सर कि सर आईएफएस के प्लेटफॉर्म पे जब आप कंटिन्यू बने रहते हैं, और स्पेशली अगर एग्जाम मैपिंग या 2-3 मंथ से, बाकी तो प्रिपरेशन के लिए सर
एटलीस्ट सर 6 मंथ तो कम से कम चाहिए सर। मतलब फ्रेशर्स के लिए तो सर उनको एमएससी से ही प्रिपरेशन करनी स्टार्ट कर देनी चाहिए, और 6 मंथ तो सीरियसली सर, क्योंकि इतना इजी नहीं है सर कि मेरे क्वेश्चन मैं कम अटेम्प्ट कर पा रहा था, नहीं हो रहा था, लेकिन इतना जो लॉट ऑफ एक्सपीरियंस हो गया था, मुझे ये मालूम था सर कि, और मैं कई बार ये सोचता भी था कि लोग कहते हैं सिलेक्शन ऐसे लिया जाता है, लेकिन मैं अपने आप को कभी नहीं रोक पाता था कि कैसे केवल उन टॉपिक को पढ़ा जाए जिससे एग्जाम क्वालिफाई किया जाए। मैं सोचता था चलो उन टॉपिक को, जो टॉपिक पढ़ा जाए उसको डीपली पढ़ा जाए, ठीक से पढ़ा जाए। इसी चक्कर में सर मैं उस क्वेश्चनों को भी, मैं ये जानता हूँ, ये भी प्रेजेंट टाइम में मुझे बड़ी बात तो नहीं है सर, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि क्वेश्चन आएगा कहाँ कहाँ से। लेकिन मैं ये कभी इस पे नहीं किया कि फोटोसिंथेसिस सपोज दैट स्टार्ट है सर, तो फोटोसिंथेसिस का C3 साइकिल C4 साइकिल कैम पढ़ के बस आगे निकल जाया जाए। उसमें अगर सर जो है क्लोरोप्लास्ट के विषय में न पढ़ा जाए, हाँ इससे हो सकता है मे भी क्वेश्चन ना आए, या क्लोरोफिल ए क्लोरोफिल बी, इससे क्वेश्चन ना आए। जैसे एनुअल फिजियोलॉजी में भी जो है सर, कार्डियोलॉजी में, वहां पे हार्ट पंपिंग कैसे होती है, कहाँ वाल्व होते हैं, इसे, लेकिन हार्ट का स्ट्रक्चर से हो सकता है सर कभी क्वेश्चन आए। लेकिन मैं एक्चुअली सर बीच बीच से मैं नहीं पढ़ना चाहता, मैं सोचता था कि जो चैप्टर पढ़ा जाए तो फिर ये लगे कि इसी सर की बात याद आती थी कि जो पढ़िए वो डीपली पढ़िए और अच्छे से पढ़िए, तो आपके क्वेश्चन जरूर बन जाएंगे। तो यही इन्हीं सब कॉन्सेप्ट से सर मैं आगे गुजरता रहा बहुत और बढ़िया। सारी चीजें करता रहा, और आगे धीरे धीरे मैं बढ़ता रहा, और आप सबकी ब्लेसिंग से मैं वहां से सर आगे बढ़ा। और इस सारी ब्लेसिंग्स में कल मेरे एक सीनियर से मेरी बात हो रही थी सर कि कल मेरा आईएफएस से इंटरव्यू है, उनको मैं कैसे फेस करूंगा। और क्योंकि ये है सर कि पीएचडी कंप्लीट हो गया इस फॉर्म भरते भरते, पीडीएफ कंप्लीट हो गया सर, पोस्ट डॉक्टर फेलोशिप भी कंप्लीट हो गया सर पीजीआई लखनऊ से, टीजीटी का जॉब लग गया सर, पीजीटी का जॉब लग गया, असिस्टेंट प्रोफेसर के भी इंटरव्यू की कॉल आ गई सर। क्या बात है, क्या लेकिन बात। सर लेकिन सर बहुत मतलब बढ़िया। असिस्टेंट प्रोफेसर की इंटरव्यू की भी कॉल आ गई, लेकिन सर नेट नहीं क्वालिफाई हो रहा था। चलो लेकिन वैसे अब अभी ये इस बार तो हो इस ही बार, गया है। बहुत या बढ़िया। सर, इस बार तो हो ही गया है क्वालिफाई। या सर, चलो रियली सर। बहुत बढ़िया। सो कॉन्ग्रेचुलेशन अशोक जी आपको। एंड देन थैंक यू कि आपने थैंक इतनी यू टू सारी यू जो सर। गाइडेंस हमारे सारे एक्सपीरियंस को दी है। ऑब्वियसली ये सारी की सारी रियली गाइडेंस उनको ज़रूर काम आएंगी कि एक स्ट्रगल क्या होता है और एक जुनून क्या होता है। सबसे पहली बात तो मैं आपकी सारी बातें सुनकर एक ही निष्कर्ष निकाल सकता हूँ कि अगर किसी इंसान को जुनून है किसी चीज़ को पाने का, तो वो फिर रियली। पाकर ही रहेगा, जैसे कि आपके इस स्ट्रगल के अंदर मुझे दिखा है। प्रोबेबली आप लोकेश सर बोल रहे हैं क्या सर? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ हाँ, मेनी मेनी थैंक यू टू यू सर। ओके। आपका भी गाइडेंस बहुत अच्छा है सर। एक सर थोड़ा सा रिक्वेस्ट है इसी बीच में सर, अगर थोड़ा सर असिस्टेंट प्रोफेसर के इंटरव्यू जैसा कोई एक बैच चला देते सर, जैसे मेरा एमपी में हुआ है सर, और आगे फ्यूचर में राजस्थान के लिए भी रहेगा, तो एमपी उसके में लिए भी आपका हुआ आईएफएस के है? प्लेटफॉर्म। हाँ सर, यस सर। एमपी में कौन से एमपी सब्जेक्ट में हुआ है आपका? जूलॉजी सब्जेक्ट में सर। अच्छा, जूलॉजी। अभी तो आने ही वाला है वैसे इंटरव्यू। हाँ यस तो सर, अभी नेक्स्ट कॉल मंथ तो नहीं मोस्ट आई है ना प्रोबेबली अभी? सर। हाँ यस सर। अभी इंटरव्यू कॉल तो नहीं आई है जूलॉजी के अभी लिए? अभी नहीं सर, हाँ। तो मोस्ट अभी प्रोबेबली आने ही सर वाली ट्वेंटी है। फिफ्थ वैसे मैं अक्टूबर के आपको इतना आसपास। गाइड जरूर कर सकता हूँ बिकॉज आई ऑल्सो MPPSC क्वालिफाइड। मैंने बॉटनी वो सब्जेक्ट यार, से इसको क्वालिफाई किया है। तो मैं आपको इतना नहीं जरूर नहीं, सजेस्ट थैंक यू करना सर, चाहूँगा कि ग्रेट आप एमपी का सर। टोटली, एमपी का कोई करंट अफेयर ना पढ़े, बस हाँ मेजरली आपने जो अपनी हॉबीज लिखी है, हॉबीज में जितना यस सर। आपने लिखा है, जैसे कि अगर आपने लिखा है कि आपको क्रिकेट खेलने का अगर कभी शौक है, तो आप उससे यस रिलेटेड करंट अफेयर पढ़िए। जो आपने अपनी ओके। हॉबीज में लिखा है, जो भी चीजें लिखी है, अगर आप टीचिंग करते हैं तो टीचिंग से रिलेटेड अभी न्यू पॉलिसी क्या है एमपी की, वो सारी चीजें आप पढ़ लीजिए। एंड देन अपना सब्जेक्ट नॉलेज रखिए, बाकी और दूसरा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको। अगर कोई ये बोले कि आपको एमपीपीएससी का जो है वो करंट अफेयर पढ़ना है, तो बिल्कुल मत पढ़िए, ये आपका चेक हो चुका है। आप सिर्फ अपना जो फॉर्म वो आपने इतना मोटा भरा था, उसमें जो भी हॉबीज लिखी है, जितना सब कुछ लिखा है, एक बार उसको पढ़ लीजिए। रोल नंबर को डिजिट वाइज याद कर लीजिए, शब्दों में याद कर लीजिए, अंकों में याद कर लीजिए। कि अगर वो पूछे कि भाई क्या कितने लाख में आपका, कितने हजार में आपका रोल नंबर है, तो आप बता सके। ये सारी चीजें सिर्फ इतना ही आपको पढ़ना है, बाकी आपका सब्जेक्ट नॉलेज होगा। एमपीपीएससी के जो अधिकारी होते हैं वो सिर्फ आपके बेसिक नॉलेज की बात करेंगे, जो कि आपने अपने उस रिज्यूमे में, रिज्यूमे ही बोल सकते हैं उसको, जो फॉर्म है, फॉर्मेट है, उसमें लिखा है। यस सर। और बाकी तो आपका सब्जेक्ट नॉलेज ही पूछा जाएगा। बेसिक जितना होगा आपका वाला उतना अच्छा होगा। बेसिक से आप पढ़ना, बेसिक से बहुत सारे क्वेश्चंस बनेंगे। ठीक है। ओके सर। ओके 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 अशोक सर। जी, सो थैंक यू आपका। मोस्ट प्रोबेबली सर, अगर टाइम मिलेगा तो मैं आईएफएस जोधपुर या पुणे सेंटर पे जब भी आऊंगा तो आप लोगों से मिलूंगा सर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और आप लोगों से मिलके यही लगता है जैसे सभी लोग घर के ही हैं सर। और चलो। उस प्लेटफॉर्म के सारे सारे टीचर्स ही बहुत अच्छे लगते हैं सर जो है। चलो ठीक है। और सर मेरा
मेरा रिगार्ड सर सभी टीचर्स को जरूर कह दीजिएगा, और मैं मतलब पर्सनली जब आऊंगा तो जरूर से जरूर जब भी आऊंगा सर, राजस्थान अजमेर तक तो आना हुआ सर, उसके आगे नहीं आना हुआ। चलो तो ठीक। लेकिन जब भी आऊंगा आप लोगों से जरूर मिलने होंगे सर। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, ओके एंड थैंक। मेरी तरफ से ये आप सभी लोगों को भी कांग्रेचुलेशन सर, मेरे सिलेक्शन का आप लोगों को भी कांग्रेचुलेशन ओके इसमें, क्योंकि सर 98% तो कैंडिडेट का हैंड हो सकता है सर, लेकिन 2% हैंड वो गार्ड और आप लोगों को भी मेहनत होती है सर उसमें, रियली सर। ओके ओके। थैंक यू फिर, थैंक यू अशोक जी। थैंक ओके। थैंक्स अ लॉट सर। सर